तो अब बात करेंगे पार्ट 3 की, पार्ट 3 नहीं सॉरी पार्ट 2 की बात कर रहे हैं। पार्ट 2 ऑफ व्हाट? पार्ट 2 ऑफ GS4 टेस्ट नंबर 3, जहाँ पे ये फुल सिलेबस टेस्ट है एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड का। ठीक है, सो उससे रिलेटेड हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3B क्या है? क्वेश्चन नंबर 3B है द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट एंड सिटीजन चार्टर possess unparalleled potential to revolutionize governance, instill accountability and enhance transparency in the functioning of the government, elucidate. ओके, हमको बात करनी है अबाउट द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट एंड द सिटीजन चार्टर, है ना। कैसे ये गवर्नेंस को अच्छा करते हैं, कैसे ये अकाउंटेबिलिटी बढ़ाते हैं, ट्रांसपेरेंसी लाते हैं, उसके बारे में बताना है। फिर से पढ़ते हैं भाई क्वेश्चन को। द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट एंड सिटीजन चार्टर पोसेस एन अनपैरेलल्ड पोटेंशियल टू रिवोल्यूशनाइज गवर्नेंस, okay, to revolutionize governance, instill accountability and enhance transparency in the functioning of the government, elucidate. सो इस क्वेश्चन में हमारा अप्रोच क्या होगा भाई? सबसे पहले तो हम इंट्रोड्यूस करेंगे। इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे वो बात करेंगे। सो अप्रोच इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे? बाय डिफाइनिंग अबाउट व्हाट इज अ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। ये है क्या? RTI एक्ट है क्या? इसके बारे में बताएंगे। सिटीजन चार्टर है क्या? उसके बारे में बताएंगे। उसके बाद बॉडी के अंदर हम क्या करेंगे भाई? बॉडी के अंदर बताएंगे द रोल ऑफ RTI इन रिवोल्यूशनाइजिंग गवर्नेंस। RTI का रोल बताएंगे हम इन रेवोल्यूशनाइजिंग गवर्नेंस एंड सिटीजन चार्टर का जो रोल है इन द रिवोल्यूशनाइजिंग गवर्नेंस। उसके बाद कंक्लूड करेंगे लास्ट में बाय समिंग अप द आंसर। जो हमने इंट्रोडक्शन एंड बॉडी में किया उसको सम अप करके यहाँ पे हम कंक्लूड कर देंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं भाई। इंट्रोड्यूस करते हैं कि जो ये RTI है ये है क्या? RTI एक्ट जो है ये लोगों को प्रोवाइड करता है विथ व्हाट? विद द फंडामेंटल राइट टू एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। जो कि पब्लिक अथॉरिटीज़ के पास है उसको पीपल्स जो है, जो सिटीजन जो है वो कभी भी एक्सेस कर सकते हैं, ये उनका अधिकार बनता है, ये बोलता है भाई जो RTI है। और जो सिटीजन चार्टर है ना, वो क्या है? वो एक डॉक्यूमेंट है ना, जहाँ पे ये स्टैंडर्ड्स मेंशन है कि जो गवर्नमेंट एजेंसी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनका काम क्या है, वो काम कैसे करेंगे, उसके बारे में बताते हैं। सो एक तरह से इंट्रोडक्शन में हम बात करेंगे इसके बारे में। सो दी RTI एक्ट्स provides citizen with the fundamental right to access information held by public authorities, whereas a citizen charter is a document that sets out the standards of, ये डॉक्यूमेंट है एंड इट इज़ द फंडामेंटल राइट टू एक्सेस इंफॉर्मेशन, है ना। जो सिटीजन चार्टर है, it is a document that sets out the standard of service that a government agency is committed to provide. Committed to providing to its citizen। ये प्रकार से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बड़ा हो गया, बट बड़ा इंट्रोडक्शन काफ़ी है बिकॉज यहाँ पे ज़रूरी है ये। उसके बाद हम बात करेंगे अबाउट द रोल ऑफ RTI इन एम्पावरिंग द एंड रिवोल्यूशनाइजिंग गवर्नेंस। सो रोल ऑफ RTI एक्ट in revolutionizing
गवर्नेंस। पहला, इट इंक्रीज व्हाट, इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी। कैसे ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाता है? बिकॉज जो आरटीआई का जो मैंडेट है, आरटीआई एक्ट का जो मैंडेट है, ये बोलता है कि आपको जो चीज़ें मांगी गई हैं वो आपको बताने हैं, ठीक है ना। आर्बिट्री डिसीजन मेकर नहीं लेना है, आर्बिट्री डिसीजन आपको नहीं लेना है। तो ये इस तरह से करप्शन को एक प्रकार से रिड्यूस करता है। द आरटीआई एक्ट्स मैंडेट्स प्रोएक्टिव disclosure, reducing corruption and arbitrary decision making। और क्या करता है भाई आरटीआई? इट एम्पावर्स द सिटीजन। जब एम्पावर करेगा सिटीजन को तो तेरे से गवर्नमेंट बढ़ाएगा ही ना। बिकॉज ये जो है आरटीआई, इट लीड्स टू एक्टिव सिटीजन एंगेजमेंट, है ना। बिकॉज एक्टिव सिटीजन जब इन्वॉल्व, मतलब सिटीजन जब इन्वॉल्व होंगे तो इट होल्ड्स द ऑफिशियल्स अकाउंटेबल एंड स्ट्रेंथन द डेमोक्रेसी। होल्ड्स ऑफिशियल्स accountable and strengthens democracy. Also, it curb the misuse of power। जो आरटीआई है, curb the misuse of power। बिकॉज जो पब्लिक स्क्रूटनी जब होती है ना, सिविल सर्वेंट्स का, एंड जो वो डिसीजन लेते हैं उसका, इससे क्या होता है? इट प्रिवेंट्स एब्यूज ऑफ अथॉरिटी। एंड इट प्रमोट्स व्हाट? इट प्रमोट्स एडहेरेंस टू द रूल्स एंड रेगुलेशन। ओके, तो ये सब हमारे पास तरीके हैं जिससे जो आरटीआई है वो एम्पावर करता है लोगों को और रिवॉल्यूशनाइज करता है गवर्नेंस को। अब बात करते हैं अबाउट द रोल ऑफ सिटीजन चार्टर। रोल ऑफ सिटीजन चार्टर इन रिवॉल्यूशनाइजिंग गवर्नेंस, है ना। बिकॉज जो सिटीजन चार्टर है, इट क्लियर्स द एक्सपेक्टेशन। बिकॉज जो सिटीजन चार्टर बताता है कि सिटीजन्स के राइट्स क्या हैं, है ना, जो प्रोसीजर क्या है भाई सर्विस के अंदर, है ना। तो उससे क्या होता है, जो सिस्टम है, जो गवर्नमेंट है, वो ज़्यादा क्या होता है? ट्रांसपेरेंट होता है। सिस्टम कौन सा यार, है ना। सो क्लियर expectations, it specifies the rights of citizens and outlines the procedures for availing service, making government process more transparent and predictable। ओके, और क्या इम्पोर्टेंट रोल है सिटीजन चार्टर का, है ना। वो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन भी करता है। ओके, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन कैसे करता है भाई? परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन कैसे करता है ना। बिकॉज इट एनेबल द सिटीजन टू होल्ड पब्लिक ऑफिशियल अकाउंटेबल एंड हेल्प आइडेंटिफाई द एरियाज जिसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है।
इन सर्विस डिलीवरी। तो इस प्रकार से क्या करता है, इवैल्यूएशन करता है परफॉर्मेंस का। इट एनेबल्स सिटीजन टू होल्ड पब्लिक ऑफिशियल काउंटेबल एंड हेल्प्स आइडेंटिफाई एरियाज फॉर improvement in service delivery। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट रोल हो गया। ऑल्सो ये क्या करता है, ग्रीवांस रिड्रेसल करता है ना। सो बहुत सारे और भी तरीके हैं जिससे क्या करता है, हमारे पास जो सिटीजन चार्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन गवर्नेंस, है ना। लास्ट में हम कंक्लूड करेंगे बाय मेंशनिंग दैट जो आरटीआई एक्ट है एंड सिटीजन चार्टर है, दिस आर नॉट मैजिक बुलेट्स बट दिस आर पावरफुल टूल्स जो कि इस्तेमाल किया जा सकता है बाय द पीपल्स टू मेक द गवर्नमेंट मोर रेस्पॉन्सिव टू द नीड्स ऑफ सिटीजन। Thus, the RTI Act and Citizen Charter are not magic bullets, but they are powerful. They are powerful tools that can be used to make the government more responsive to the needs of सिटीजन्स। तो ये क्वेश्चन था भाई। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन नंबर 3 भी था। द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट दैट इज द आरटीआई एक्ट एंड सिटीजन चार्टर प्रोसेस, है ना, दे पोसेस एन अनपैरेलल पोटेंशियल टू रिवॉल्यूशनाइज गवर्नेंस। कैसे ये रिवॉल्यूशनाइज करते हैं उसका हमने बताया, है ना, कि किस प्रकार से जो आरटीआई है वो ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाता है, सिटीजन को एम्पावर करता है, जो मिसयूज है पावर का उसको कर्ब करता है ना। और कैसे जो सिटीजन चार्टर है वो क्लियर करता है एक्सपेक्टेशन को, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट लाता है, ग्रीवांस रिड्रेसल करता है, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करता है। तो इस प्रकार से कैसे वो क्या करते हैं, दोनों रिवॉल्यूशनाइज करते हैं गवर्नेंस की, उसकी बात की, है ना। तो क्वेश्चन था द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट एंड सिटीजन चार्टर पोसेस अनपैरेलल पोटेंशियल टू रिवॉल्यूशनाइज गवर्नेंस, इंस्टिल अकाउंटेबिलिटी एंड एनहांस ट्रांसपेरेंसी इन द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, इलूसिडेट। ओके, ये क्वेश्चन था, उसका ये आंसर था। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, डिजिटल एजुकेशन प्रेजेंट एंड अनप्रेसिडेंटेड अपॉर्चुनिटीज फॉर इम्प्रूविंग द रीच एंड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एट डिफरेंट लेवल। In this context, what changes are you observing in the education system in India with the induction of technologies? Do you think these technologies are causing a detachment from traditional values? Argue your case. ठीक है, तो यहाँ पे हमको बात करनी है अबाउट डिजिटल एजुकेशन। ठीक है, फिर से अगर पढ़ते हैं भाई, खास करके एथिक्स के क्वेश्चन को 2 बार 3 बार पढ़ना बहुत जरूरी है, बिकॉज उससे कम में चीज़ें समझ नहीं आती, क्या पूछा गया वो समझ में नहीं आती। Digital education present and unprecedented opportunities for improving the reach and quality of education at different levels. In this context, what changes are you observing in the education system in India with the induction of technologies? है ना, कौन कौन से चेंजेस जो हम देख रहे हैं इन द एजुकेशन सिस्टम विद द इंडक्शन ऑफ टेक्नोलॉजीज, एंड डू यू थिंक दिस टेक्नोलॉजीज आर कॉजिंग अ डिटैचमेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल वैल्यूज एंड आर्ग्यू योर केस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमारा अप्रोच क्या होगा भाई, सबसे पहले तो हम इंट्रोड्यूस करेंगे। इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे भाई, ब्रीफली एक्सप्लेनिंग द डिजिटल एजुकेशन कि क्या है भाई डिजिटल एजुकेशन के बारे में, उसके बारे में बताएंगे, और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में बनाई गई थी उसके बारे में हम बताएंगे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 बॉडी के अंदर क्या करेंगे, बॉडी के अंदर हम बताएंगे जो पॉजिटिव चेंजेस जो नेगेटिव चेंजेस आए हैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम में विद द इंडक्शन ऑफ टेक्नोलॉजीज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चेंजेस इन
एजुकेशन सिस्टम विथ टेक्नोलॉजी। और क्या करेंगे भाई, हमारे पास ये बताएंगे कि कौन कौन से चेंजेस आए हैं वैल्यू सिस्टम के अंदर और ट्रेडिशनल वैल्यू सिस्टम के अंदर। विद द इंडक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी। और क्या बताएंगे, है ना, जो कोर वैल्यू सिस्टम है वो चेंज नहीं हो रहा है। बताएंगे कि भाई ट्रेडिशनल वैल्यू सिस्टम चेंजेस नहीं हो रहा है, मतलब हम बोलेंगे जो वैल्यू सिस्टम में चेंजेस तो आ रहे हैं, बट जो कोर वैल्यू सिस्टम है, कोर कोर ये चेंज नहीं हो रहा है, इट इज़ नॉट चेंजिंग, है ना, इट इज़ नॉट चेंजिंग। लास्ट में हम कंक्लूड करेंगे, एंड कंक्लूड कैसे करेंगे भाई, ब्रीफली सम अप कर देंगे, फिर सुटेबली कंक्लूड कर देंगे उस हिसाब से। सो इंट्रोड्यूस करते हैं भाई बाय मेंशनिंग अबाउट द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, it passionately emphasized the imperative of establishing and open, transformative and adaptable e-learning digital infrastructure supposed to revolutionize the education landscape in India. Okay, it is becoming adaptable, open, transformative। तो इस प्रकार से हमने इंट्रोड्यूस किया। ना हम बात करेंगे दोनों चेंजेस की, जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चेंजेस हैं, है ना, जो कि आता है विद इंडक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी, उसके बारे में बात करते हैं। ब्रीफ में बताएंगे यार। पॉजिटिव चेंजेस, नेगेटिव चेंजेस। पॉजिटिव चेंजेस में क्या हुआ भाई, जो एक्सेस था एजुकेशन वो बढ़ा है, इंक्रीज्ड एक्सेस टू एजुकेशन। और क्या हुआ है, हमारे पास पर्सनलाइज्ड लर्निंग का कॉन्सेप्ट आया है। आदमी अपने पेस पे पढ़ सकता है, हमेशा आदमी एक फर्स्ट बेंचेस के फॉर्म में लर्न कर सकता है। और टीचिंग के जो मेथड्स हैं वो बढ़े हैं, बिकॉज डिजिटल टूल्स बहुत ज़्यादा आए हैं। सो इंटरेक्टिव लेसन्स और एंगेजिंग लर्निंग मटेरियल देखने को मिला। सो इट एनहांस्ड टीचिंग मेथड्स। और कौन कौन से पॉजिटिव चेंजेस आए हैं, जो कोलैबोरेशन है अब बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट वो बढ़ा है। आसानी से दूर दूर तक वो कोलैबोरेट कर सकते हैं, जिससे क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप होता है। सो टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन है, जो है टेक्नोलॉजी का इंडक्शन जो है, इट इंक्रीज्ड कोलैबोरेशन बिटवीन स्टूडेंट्स एंड टीचर। increase collaboration between students and teachers। फिर ये पॉजिटिव चेंजेस हो ना। नेगेटिव चेंजेस में हमारे पास ये बोल सकते हैं कि देखो भाई, जो गरीब था वो टेक्नोलॉजी के एक्सेस नहीं होते हैं उनके पास, तो देयर इज लीड टू अ डिजिटल डिवाइड। सो अनइक्वल एक्सेस टू टेक्नोलॉजी क्या करता है, एक डिजिटल डिवाइड बनाता है। अनइक्वल एक्सेस टू technology creates a digital divide among students। ओके,
एंड इससे क्या होता है, टेक्नोलॉजी का एडिक्शन भी हो जाता है भाई, बिकॉज जो नॉन एजुकेशनल कंटेंट के लिए अट्रैक्ट, जो कि डिसअट्रैक्शन है उसके साथ, जैसे हम स्नैपचैट इंस्टाग्राम की बात करें, ठीक है, गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हाँ एक तरह से एडिक्शन हो जाता है, टेक्नोलॉजी का एक्सेस पढ़ाई से रहा है और दूसरी चीज़ों पर ध्यान हो जाता है, एडिक्शन हो जाता है। सो एडिक्शन टू, ऐसे लिखते हैं, potential distraction from non-educational content, potential distraction from non-educational content। और क्या है, जो साइबर बुलिंग का कॉन्सेप्ट है वो भी आता है भाई यहाँ पे, है ना, टेक्नोलॉजी से, बिकॉज जो कि स्टूडेंट के मेंटल हेल्थ को भी अफेक्ट करता है। ऑल्सो टीचर की ट्रेनिंग इतनी अच्छी नहीं है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल वो अच्छे से लाइक नहीं कर पा रहे, तो एक नेगेटिव चैलेंज है भाई टेक्नोलॉजी का आने से, है ना, बिकॉज जो अच्छे टीचर हैं उनके पास अच्छी टेक्नोलॉजी की एक्सेस नहीं है, और या फिर उनके पास अच्छी ट्रेनिंग नहीं है, तो वो उतना अच्छा कंटेंट नहीं दे पा रहे जितना वो दे सकते हैं। सो लैक ऑफ टीचर ट्रेनिंग इज ऑल्सो अ नेगेटिव चेंजेस या फिर नेगेटिव प्रॉब्लम्स, ओके, नेगेटिव पार्ट है ये ना। तो ये सब हमारे पास क्या हुए, पॉजिटिव से नेगेटिव हुए ऑफ टेक्नोलॉजी इंट्रोडक्शन। बट कैसे टेक्नोलॉजी ने क्या किया भाई, जो ट्रेडिशनल वैल्यू सिस्टम है उससे थोड़ा दूर लेके गए हमको, उसके बारे में बात करते हैं। टेक्नोलॉजीज आर causing detachment from ट्रेडिशनल वैल्यूज। कैसे, बिकॉज इट लीड्स टू डिक्लाइन इन द सोशल इंटरेक्शन, डिक्लाइन इन सोशल इंटरेक्शन, है ना, जिससे क्या होता है, जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स एंड फ्रेंडशिप है वो हिंडर होता है, एंड हिंडर interpersonal communication skills and friendship। Also it promotes what, promotes individualism, है ना। इसको पुराने वाले पॉइंट्स में लिख सकते हैं, है ना, एंड प्रमोट, अलग पॉइंट ले लेते हैं यार, क्या दिक्कत है, ना तो लिखते नहीं, बिकॉज हम लिख चुके हैं ऊपर वाले में, तो इसे जरूरत नहीं है ना। एंड ऑल्सो जो एम्पैथी है वो कम होता है भाई, बिकॉज ऑनलाइन इंटरेक्शन से जो रियल वर्ल्ड कॉन्सिक्वेंसेस है उनका पता उतना ठीक से नहीं लग पाता, जिससे जो एम्पैथी है वो कम होता है। आप इसको ध्यान देखो कि भाई जो लोग पहले के लोग थे उनमें ज़्यादा एम्पैथी होता था, आज के कंपेरिजन के बहुत बहुत कम होता था। ऐसा नहीं कि आज नहीं है, लेकिन बहुत कम है पहले कंपेरिजन में। वैसे नहीं लिखते यार, लिखते हैं यार ऐसे ही। ऑनलाइन एजुकेशन से क्या हो रहा है, जो रियल वर्ल्ड इन्वॉल्वमेंट या फिर रियल वर्ल्ड इंटरेक्शन है, रियल वर्ल्ड consequences affecting the development of empathy for others, ओके। और ऑल्सो जो शैलो लर्निंग है, मतलब एक सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग हो रहा है भाई, सुपरफिशियल पढ़ाई हो रही है, जिससे जो क्रिटिकल थिंकिंग है, जो इंटेलेक्चुअल रिगर है, वो उतना ठीक से नहीं आ पा रहा है। इंफॉर्मेशन ओवरलोड से क्या होता है, सुपरफिशियल लर्निंग होती है। इंफॉर्मेशन ओवरलोड लीड्स टू
superficial understanding and undermining critical thinking. ये सब चीज़ें हैं। लास्ट में हम बात करते हैं कि कैसे ये जो ट्रेडिशनल वैल्यू है ना, वो ऐसे नहीं है कि भाई डिटैच तो हो रहा है जो ट्रेडिशनल वैल्यूज से, लेकिन इतना नहीं है कि भाई पूरे जो कोर वैल्यूज है वो ही चेंज हो जा रहे हैं, है ना। तो हो भी रहा है कुछ चीज़ों में, कुछ एस्पेक्ट्स में नहीं भी हो रहा है। सो टेक्नोलॉजीज किस किस एस्पेक्ट में is not causing detachment from traditional values. बिकॉज इट इन्फोर्स वॉट ट्रेडिशनल वैल्यूज भी इंट्रोड्यूस करता है, जैसे कि स्टोरी टेलिंग जो है ना, जो डिजिटल स्टोरी टेलिंग हो रहा है एनिमेशन से, वो क्या कर रहा है, जो हिस्ट्री एंड कल्चर बारे में हमारे पास उसको यूज टू कर रहा है यार। सो इट इन्फोर्स, आज बच्चे बच्चे को जो चीज़ें मिल नहीं पाती थी पहले, आज वो मोबाइल में मिल जा रही है ना। सो एग्जाम्पल के तौर पे जो डिजिटल स्टोरी टेलिंग है, क्या दादी अम्मा होना जरूरी हो कहानी सुनाने के लिए? अब उतना जरूरी नहीं है भाई। सो डिजिटल स्टोरी टेलिंग जो है, इट कैन बी यूज टू टीच स्टूडेंट्स अबाउट हिस्ट्री एंड कल्चर। ऑल्सो इट फोस्टर collaboration among students. कैसे? Because students can now work together on projects because of the online collaboration tools जो आज अवेलेबल हैं, और also through social media, जहाँ पे आइडियाज़ को शेयर कर सकते हैं, फीडबैक को शेयर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो ट्रेडिशनल वैल्यू है कि वो आपस में जुड़े रहे हैं, वो भी ऐसे नहीं ख़त्म हो जा रहा है ना, वो भी बचा हुआ है। सो स्टूडेंट्स कैन work together on projects using online collaboration tools and share ideas and feedback through सोशल मीडिया। लास्ट में हम कंक्लूड करेंगे और मेंशनिंग दैट एक रेस्पॉन्सिबल एंड माइंडफुल इंटीग्रेशन बहुत ज़रूरी है भाई किसका, टेक्नोलॉजी का, जिससे जो अपॉर्चुनिटीज़ आए है ना, टू एक्सप्लोर एंड प्रिजर्व जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं, लेकिन साथ साथ हमको जो बेनिफिट्स है टेक्नोलॉजी का उसको भी हमको ध्यान में रखते हुए चीज़ें बनानी चाहिए। ठीक है, तो ये थोड़ा बड़ा हो गया है, तो यहाँ पे हमें काम कर सकते हैं जो टेक्नोलॉजीज़ में, उसमें यहाँ पे एक पॉइंट को हटा सकते हैं, है ना, बिकॉज 2 पॉइंट सबके लिए ठीक रहेगा। 2 पॉइंट्स कैसे वो मेंटेन रख रहे हैं एंड 2 पॉइंट्स कैसे वो दूर जा रहे हैं उसको बताते हुए। ठीक है, नाउ लास्ट में कंक्लूड करेंगे बाय मेंशनिंग दैट, है ना, दस द रेस्पॉन्सिबल एंड माइंडफुल integration of technology can provide opportunities to explore, preserve and reinforce
ट्रेडिशनल वैल्यूज while embracing the benefits that technology brings to education। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 4B है, डू यू अंडरस्टैंड बाय, ओके, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म सिटीजन गवर्नेंस। हमको बात करनी है अबाउट सिटीजन गवर्नेंस की। एंड डू यू थिंक दैट ordinary citizen play a significant role in institutionalizing high standards of ethical conduct एंड गुड गवर्नेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, पहले तो हमको बात करनी है अबाउट सिटीजन गवर्नेंस एंड क्या आप मानते हैं कि जो ऑर्डिनरी सिटीजन है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन इंस्टीट्यूशनलाइजिंग हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ एथिकल कंडक्ट एंड ऑल्सो गुड गवर्नेंस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या अच्छे से ये लाते हैं, उसके बारे में हमको बताना है। ठीक है, फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं बिकॉज एथिक्स में मेरा मानना है, एथिक्स में यार मेंस में पूरा मानना है कि हर क्वेश्चन को 2 बार 3 बार पढ़ना, जितने बार पढ़ोगे क्लैरिटी उतनी अच्छी आती है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म सिटीजन गवर्नेंस, what do you understand by the term citizen governance? Do you think that ordinary citizen play a significant role in institutionalizing high standards of ethical conduct and good governance in public administration? So इस क्वेश्चन में हमारा अप्रोच क्या होगा? हमारा अप्रोच होगा कि सबसे पहले तो हम इंट्रोड्यूस करेंगे एंड इंट्रोड्यूस करेंगे बाय मेंशनिंग व्हाट इज सिटीजन गवर्नेंस। बॉडी में हम बात करेंगे कौन कौन से मेथड इस्तेमाल किए जाते हैं ऑर्डिनरी सिटीजन के द्वारा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन इंस्टीट्यूशनलाइजिंग हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ एथिकल कंडक्ट, है ना, और जिससे गुड गवर्नेंस लाते हैं वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। मेथड्स जो कि ऑर्डिनरी सिटीजन लाते हैं जिससे वो क्या करते हैं, एक तरह से हाई स्टैंडर्ड मेंटेन रखते हैं इन पब्लिक गवर्नेंस और इन गुड गवर्नेंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद हम बात करेंगे कौन कौन से सोर्सेज हैं, ये तो मेथड्स हो गए भाई, कौन कौन से सोर्सेज हैं, सोर्सेज जहाँ से क्या होते हैं हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ एथिकल कंडक्ट आता है। उसके बाद कंक्लूजन में हम सुटेबली कंक्लूड कर देंगे उस हिसाब से। ओके, तो इंट्रोड्यूस करेंगे बाय मेंशनिंग अबाउट व्हाट, है ना, वी कैन इंट्रोड्यूस बाय मेंशनिंग अबाउट सिटीजन गवर्नेंस, क्या होता है इसका हम बताएंगे। तो सिटीजन गवर्नेंस जो है एक टर्म है, citizen governance is a term used to describe the process by which citizens participate in the governance of their community। ओके, ठीक है, तो ये सब सिटीजन गवर्नेंस हो गया। तो इसमें कैसे कौन कौन सी चीज़ें हैं, कैसे वो पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे कि वोटिंग से पार्टिसिपेट करते हैं, वॉलंटियरिंग से पार्टिसिपेट करते हैं एंड सिंपली बीइंग इन्फॉर्म, उनको बताया जाता है कि भाई ये इशू है, उससे पार्टिसिपेट करते हैं। बहुत सारे तरीके हैं, ऐसे लिख सकते हैं थ्रू means of voting, volunteering, etc। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन हो गया। नाउ कैसे ये जो है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन इंस्टीट्यूशनलाइजिंग हाई स्टैंडर्ड ऑफ एथिकल कंडक्ट, उसके बारे में बात करते हैं।
सिटीजन गवर्नेंस कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? द रोल ऑफ ordinary citizens in institutionalizing high standards of ethical conduct and good governance. पहले तो कौन कौन से रोल है भाई? वोटिंग का इम्पोर्टेंट रोल है, बिकॉज सिटीजन कैन वोट फॉर कैंडिडेट जो कि ये मानते हैं, जो कि अपहोल्ड करेंगे हाई स्टैंडर्ड्स एंड एथिकल वैल्यूज़। तो इस प्रकार से ऑर्डिनरी पीपल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। सिटीजन कैन वोट फॉर कैंडिडेट्स they believe will uphold high standard and ethical conduct, high standard of ethical conduct and good governance। मैं जो आंसर लिखता हूँ वो पर्टिकुलर आंसर से बड़ा ही लिखता हूँ, बिकॉज छोटा चीज़ों को कर सकते हैं, बड़ा करने में दिक्कतें होती है। 4 पॉइंट्स लिखना 2 पॉइंट्स लिखो यार, है ना। बट हमको तैयारी करनी है बहुत सारे की, एग्ज़ाम में आता है कम याद, ठीक है। सो कैसे वो वॉलेंटियरिंग से क्या कर सकते हैं, है ना। सिटीज़न जो है वो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स में, है ना, उनको मॉनिटर करते हैं टाइम टू टाइम। सिटीजन कैन volunteer their time to work on governmental projects or to monitor the performance of their गवर्नमेंट। और कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं? और बाय बीइंग इन्फॉर्म्ड, जब वो इन्फॉर्म्ड होते हैं, है ना, तो वो जो इश्यूज हैं सोसाइटी के अंदर उसको देखते हैं। सो सिटीजन कैन, इस प्रकार से क्या कर रहे हैं, गुड गवर्नेंस तो ला रहे हैं भाई, वो इन्फॉर्म्ड है तो, है ना। Citizen can stay informed about the issue that affect their community and the performance of their government। और कैसे? बाय पार्टिसिपेटिंग इन पब्लिक कंसल्टेशन, participating in public consultation to voice their opinions on government policies and program। ठीक। और कौन सी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम थोड़ा सा कर सकते हैं। बाय एजुकेटिंग देमसेल्फ about the
इम्पोर्टेंस ऑफ गुड गवर्नेंस, इस प्रकार से ऑर्डिनरी सिटीजन जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ऑल्सो बाई अपहोल्डिंग जो गवर्नमेंट ऑफिशियल से उनको डिमांड करते हैं कि भाई आप एक हाई स्टैंडर्ड ऑफ एथिकल कंडक्ट, हाई एथिकल स्टैंडर्ड ऑफ एथिकल कंडक्ट रखो। ओके, बाय डिमांडिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स टू अपहोल्ड high standards of ethical conduct in governance। तो इस प्रकार से जो ऑर्डिनरी सिटीजन है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन डिमांडिंग फॉर अ हाई स्टैंडर्ड। ठीक है, इसमें 2 पॉइंट कट भी कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, छोटा छोटा कट सकते हैं, इसको पास कर लेते हैं या थोड़ा सा कंक्लूजन के लिए जगह चाहिए। मैं ये हटा देते हैं ये वाला पॉइंट को। लास्ट में हम कंक्लूड करेंगे बाय मेंशनिंग दैट जो सिटीजन गवर्नमेंट है, जो सिटीजन गवर्नेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट। ओके, दस बाय पार्टिसिपेटिंग इन द गवर्नेंस द कम्युनिटी जो है कैन एंश्योर द गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल, ट्रांसपेरेंट एंड रेस्पॉन्सिव टू द नीड्स। Thus, by participating in the governance of their community, the citizens they can help ensure that their government is accountable, transparent and responsive to their needs। ये क्वेश्चन था भाई, क्वेश्चन नंबर 4B। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म सिटीजन गवर्नेंस एंड डू यू थिंक दैट ऑर्डिनरी सिटीजन प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन इंस्टीट्यूशनलाइजिंग हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ एथिकल कंडक्ट एंड गुड गवर्नेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5A है। क्वेश्चन नंबर 5A क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 5A है gender discrimination and sexual harassment in sports encompasses not just legal considerations but also ethical dimensions that challenge the very value that sports embody। एनालाइज, देखो ये जो क्वेश्चन है ना ये क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे हमारे बहुत सारा जो सेक्सुअल हरासमेंट के चार्जेस लगे थे है ना, बहुत जो केस चला था ब्रिजभूषण जी के खिलाफ है ना, मतलब जो प्रेसिडेंट थे उनके खिलाफ, ब्रिजभूषण के खिलाफ, क्या नाम था पूरा नाम, ठीक है, तो बीजेपी के एक मेंबर थे उनका खिलाफ थी यहाँ पे। इसकी वजह से यहाँ पे ये न्यूज़ में था, वो अपने मेडल्स गंगा में बहाने चले गए थे, उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा न्यूज़ हुआ था ये, तो उसके लिए यहाँ पे क्वेश्चन था ये यहाँ पे। उससे हिसाब से देखो जो न्यूज़ में रहती है उससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो समझना सबसे ज़रूरी होता है, खास करके यूपीएससी में, बिकॉज उसके बिना आप जब तक ये नहीं समझोगे क्वेश्चन बनाए कैसे जा रहे हैं, करंट अफेयर से क्वेश्चन आ कैसे रहे हैं, आप इस एग्जाम में कुछ नहीं कर पाओगे यार। सबसे पहले तो ये अंडरस्टैंड करना जरूरी है, उसका न्यूज़ पढ़ना, ये करना वो करना, बाकी सब सेकेंडरी चीज़ें हैं। ओके, सो फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एंड सेक्सुअल हरासमेंट इन स्पोर्ट्स encompasses not just legal considerations but also ethical dimensions that challenge the very value that sports embodies। Analyze, तो इस क्वेश्चन में हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए? ओके, सो इस क्वेश्चन में हमारा अप्रोच क्या होगा? सबसे पहले तो हम इंट्रोड्यूस करेंगे, एंड इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे भाई? वी कैन इंट्रोड्यूस बाय मेंशनिंग अबाउट व्हाट, मेंशनिंग अबाउट द रिसेंट इवेंट्स ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एंड सेक्सुअल हरासमेंट जो हुआ है स्पोर्ट्स के अंदर, उसके बारे में बता के यहाँ पे हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। रिसेंट इवेंट ऑफ
जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एंड सेक्सुअल हरासमेंट इन स्पोर्ट्स। बॉडी के अंदर हम बात करेंगे कि ऐसे जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, इट है ना, जो एक तरह से चैलेंज है टू द वैल्यू ऑफ द स्पोर्ट्स, हाउ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन challenge the value of sports। दूसरा, how sexual harassment is a challenge, है ना, to the value that sports embodies। तीसरा, कौन कौन से वेज हैं जिससे हम एड्रेस कर सकते हैं जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है और सेक्सुअल हरासमेंट है उसको। वेज टू एड्रेस जेंडर डिस्क्रिमिनेशन या फिर सेक्सुअल हरासमेंट इन स्पोर्ट्स। लास्ट में कंक्लूड कैसे करेंगे, सूटेबली। वही सूटेबली का मतलब क्या है एथिक्स में ज़्यादातर, सूटेबली कंक्लूड का मतलब वही जो बॉडी में जो बोला उसको तरह से उसको हाँ बोल देना, सही बोल रहा था भाई तू बोल के, ठीक है। तो यहाँ पे जो वर्ल्ड मतलब जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो चीफ थे उनके खिलाफ जो रेसलर्स ने जो बैटल छेड़ी थी उसके हिसाब से ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे बहुत सारे जेंडर इन recent years, ऐसे लिखेंगे, in the recent years there have been a number of cases of gender discrimination and sexual harassment ओके। इसमें जो लेटेस्ट है ऐसे लिखेंगे, विद द लेटेस्ट बीइंग द ongoing battle between Indian women wrestlers and the Wrestling फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो WFI के जो चीफ है इसके बीच में। ठीक है, बट जो डिस्क्रिमिनेशन है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, वो कैसे चैलेंजेस है, कैसे एक चैलेंज है जो कि जो वैल्यू मतलब जो स्पोर्ट्स का एक इम्पॉर्टेंट वैल्यू है भाई, और उस वैल्यू पे कैसे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एक चैलेंज, इसके बारे में बात करते हैं। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन challenges the value that sports embody। कौन कौन से, जैसे कि इक्वालिटी एंड फेयरनेस के ऊपर एक चैलेंज है, इक्वालिटी एंड फेयरनेस के ऊपर एक चैलेंज है, बिकॉज it contradicts these values by treating individual differently based on their gender rather than the ability and skills। because sports मानता है कि skills and ability के हिसाब से हमारे पास लोगों को इधर उधर करना है, बट यहाँ पे ये जेंडर के हिसाब से वो कर रहा है। सो इट कॉन्ट्राडिक्ट्स
दिस वैल्यू विच वैल्यू इट कॉन्ट्राडिक्स, अगर चैलेंज डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है इक्वालिटी एंड फेयरनेस को। दिस वैल्यूज बाई treating individuals differently based on their gender rather than their abilities and skills। और क्या है भाई, जो मेरिटोक्रेसी है कि मेरिट के हिसाब से लोगों को वो करना है, प्रोग्रेस जो होता है ना उसको हिंडर करता है। अगर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो इट हिंडर दी प्रोग्रेस एंड पोटेंशियल ऑफ talented athletes। ठीक, तो इक्वालिटी एंड फेयरनेस को अफेक्ट करता है, मेरिटोक्रेसी को अफेक्ट कर रहा है, इंक्लूसिविटी को एक तरह से अफेक्ट कर रहा है। इसको तो मैं लंबा लंबा लिख रहा हूँ भाई, बट इसको लंबा लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके लिख सकते हैं, है ना। और क्या है, इट थोड़ा लिख देते हैं, इंक्लूसिविटी एंड limit participation and presentation। और किसको अफेक्ट करता है, इट reinforces stereotype। ये सब हमारे पास क्या है कि कैसे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, इट इज चैलेंज टू दी स्पोर्ट्स। देखो इसको यहाँ पे अच्छी तरीके से लिख सकते हैं, मैं इसको बताऊँ कैसे लिख सकते हैं। यहाँ पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, इसको यहाँ से लंबा लंबा नहीं लिखेंगे, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, है ना। challenges the values इसको चार्ट बना सकते हैं भाई, चार्ट की फॉर्म में बनाएंगे तो ज़्यादा सिंपल भी रहेगा और आसान भी रहेगा ना। तो जेंडर तो मिटा नहीं सकते ना एग्जाम में, लेकिन यहाँ पे आप इसको जब प्रैक्टिस करोगे तो उसको चीज़ों को ध्यान दे सकते हैं, इसीलिए हमको हमेशा प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान देना है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, एंड आपके आंसर को और ज़्यादा बढ़िया बनाएगा। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो है इट इज चैलेंज टू दी वैल्यूज दैट स्पोर्ट्स एम्बॉडी। कौन कौन से वैल्यूज़ हैं भाई हमारे पास, वैल्यूज़ ऑफ इक्वालिटी एंड फेयरनेस। मेरिटोक्रेसी को वायलेट करता है अगर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो, के इट वायलेट्स दी
कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिविटी, सबका साथ होना चाहिए वो, बिकॉज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से क्या होगा, पार्टिसिपेशन कम होगा एंड इट एनफोर्सेस स्टीरियोटाइप्स। ओके, उसके बाद सेक्सुअल हरासमेंट कौन कौन सी चीज़ों को चैलेंज कर रहा है, जो कि स्पोर्ट्स के जो इम्पोर्टेंट वैल्यूज़ हैं उनको। है ना, जिसमें हमारे पास कौन कौन से वैल्यूज़ को वायलेट करता है अगर सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है, तो जो रेस्पेक्ट है एंड डिग्निटी ऑफ एथलीट को वायलेट करता है, ऑल्सो ट्रस्ट एंड फेयर प्ले को वायलेट करता है, एंड जो एक तरह से ये हॉस्टाइल एनवायरनमेंट बनाता है भाई, जो कि ख़राब चीज़ है, एंड ऑल्सो इट बिकम अ चैलेंज फॉर द लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस। जो नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलता है, लॉन्ग टर्म नेगेटिव इफेक्ट ऑन द विक्टिम और लॉन्ग लास्टिंग नेगेटिव इम्पैक्ट। तो ये सब कैसे, कौन कौन से चैलेंजेस हैं, नाउ कौन कौन से वेज जिससे हम एड्रेस कर सकते हैं चैलेंजेस को। सो वे टू एड्रेस जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एंड सेक्सुअल हरासमेंट इन स्पोर्ट्स। पहले तो हम क्या करना है भाई, हमको प्रमोट करना है एजुकेशन को, है ना। एजुकेशन कैसे, जो एथलीट्स हैं एंड जो स्पोर्ट्स ऑफिशियल्स हैं, दे नीड एजुकेशन टू raise awareness and prevent gender discrimination. Gender discrimination and sexual harassment. एजुकेशन की ज़रूरत है, हमको पॉलिसीज़ की ज़रूरत है, ना, जो कि क्या करें, सेफ गार्ड करें। स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन मस्ट एस्टेब्लिश अ क्लियर पॉलिसीज, जिससे मतलब किसके अगेंस्ट, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन सेक्सुअल हरासमेंट के अगेंस्ट। स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन मस्ट एस्टेब्लिश क्लियर एंड enforce policies against sexual harassment and gender discrimination। थोड़ा लिख रहा हूँ मैं। ऑल्सो हमारे पास बहुत सारे रिपोर्टिंग मैकेनिज़म्स की ज़रूरत है, जिससे अगर ऐसा केस हो तो उसको हम आसानी से रिपोर्ट कर पाएँ। रिपोर्टिंग मैकेनिज़्म मतलब कॉन्फिडेंशियल, की एथलीट जो रिपोर्ट करे उसकी चीज़ें कॉन्फिडेंशियल रखने की ज़रूरत है, बिकॉज उसको हैम्पर ना, जैसे कि रैगिंग में है भाई हमारे पास ऐसे सिस्टम बनाया गया, पता ही नहीं चलता है किसको कौन कंप्लेन किया, तो इस प्रकार का सिस्टम हमको यहाँ पे ज़रूरत है। शुड हैव कॉन्फिडेंशियल एंड सेफ रिपोर्टिंग mechanisms without fear of retaliation।
ओके, और सपोर्ट सर्विस भी चाहिए भाई। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे बड़ा लिखा और नीचे छोटा सा करके लिखा जा सकता है, जैसे यहाँ पे ओके। लास्ट में हम कंक्लूड करेंगे, कैसे कंक्लूड करेंगे? बाय मेंशनिंग अबाउट व्हाट, बाय मेंशनिंग अबाउट, नहीं यहाँ पे हम लिख सकते हैं व्हाट सपोर्ट सर्विस भी चाहिए, है ना। सपोर्ट सर्विस मतलब काउंसलिंग एंड थेरेपी फॉर एक्सपीरियंसिंग सच इंसिडेंट। अगर किसी को भी ऐसा इंसिडेंट गलती से हो जाता है तो उसको कैसे काउंसिल करना है, थेरेपी कैसे देनी है, उसके बारे में हमको, उससे रिलेटेड हमको सपोर्ट सिस्टम बनाने की भी ज़रूरत है। लास्ट में कंक्लूड करेंगे और मेंशनिंग दैट कि जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है एंड सेक्सुअल हरासमेंट है वो बहुत बड़ा चैलेंज है भाई टू दी वेरी वैल्यू जो कि स्पोर्ट्स एम्बॉडी करता है। So it is important to address this problem in order to create a more fair and equitable supporting मतलब एक स्पोर्टिंग इन्वायरमेंट बनाने के लिए। Thus it is important to address the problems in order to create a more fair and equitable sporting environment for all एथलीट्स। ओके, इनको ये एड्रेस करनी बहुत ज़रूरी है, तभी तो हमें क्या पाएंगे, स्पोर्टिंग इन्वायरमेंट बना पाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था भाई, क्वेश्चन नंबर 5 पे था जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एंड सेक्सुअल हरासमेंट इन स्पोर्ट encompasses not just legal considerations but also ethical dimensions that challenge the very values that sports embodies analyze। ठीक है, तो इसमें हमने बताया ये सब चीज़ों के बारे में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 5B। 5B क्वेश्चन क्या है भाई? हमसे क्वेश्चन ने बोला है डिस्टिंग्विश बिटवीन इमोशनल इंटेलिजेंस एंड रैशनल इंटेलिजेंस। हमको इमोशनल इंटेलिजेंस और रैशनल इंटेलिजेंस के बीच में डिफ्रेंशिएट करना है विथ सुटेबल एग्जाम्पल्स। कैन इमोशनल इंटेलिजेंस बी यूज टू डेवलप द वैल्यू ऑफ एम्पैथी एंड कंपैशन अमॉन्ग सिविल सर्वेंट्स। क्या इमोशनल इंटेलिजेंस से हमारे पास एम्पैथी एंड कंपैशन का जो वैल्यू है क्या वो हम सिविल सर्वेंट्स के अंदर डाल सकते हैं? ठीक है, ये हमसे पूछा गया। फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं भाई, डिस्टिंग्विश बिटवीन इमोशनल इंटेलिजेंस एंड रैशनल इंटेलिजेंस विद सुटेबल एग्जांपल्स। कैन इमोशनल इंटेलिजेंस बी यूज्ड टू डेवलप द वैल्यूज ऑफ एम्पैथी एंड कंपैशन अमॉन्ग सिविल सर्वेंट्स। ठीक है, सो इस क्वेश्चन में हमारा अप्रोच क्या होगा? ओके, तो सबसे पहले तो हम इंट्रोड्यूस करेंगे। एंड इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे? बाय डिफाइनिंग कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है, रैशनल इंटेलिजेंस क्या होता है। इमोशनल एंड रैशनल इंटेलिजेंस। फिर बॉडी में क्या करेंगे भाई? बॉडी में हम बात करेंगे अबाउट दोनों के बीच में कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है ना, रैशनल इंटेलिजेंस क्या होता है, प्लस इसके एग्जांपल्स देंगे, है ना। उसके बाद हम बात करेंगे अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस इन डेवलपिंग वैल्यू एंड एम्पैथी। इम्पोर्टेंस ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस इन डेवलपिंग एम्पैथी एंड वैल्यूज। उसके बाद कुछ इश्यूज हैं एंड चैलेंजेस हैं, उसके बारे में भी बताएंगे यहाँ पे। एंड लास्ट में कंक्लूजन में हम कंक्लूड कर देंगे वही उस हिसाब से, मतलब सुटेबली। सो व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस? दिस आर टू डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं टू दी ओवरऑल कॉग्निटिव एंड सोशल फंक्शनिंग।
जो रैशनल इंटेलिजेंस है वो फोकस करता है ऑन रैशनल, दैट इज द ऑब्जेक्टिव एनालिसिस ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर, बट जो इमोशनल इंटेलिजेंस है वो अंदर डेप्थ के अंदर घुस जाता है। इमोशनल इंटेलिजेंस कंसिस्ट ऑफ insight into others, दूसरों की इमोशंस के अंदर, एज वेल एज उस पर क्या प्रभाव करेगा, एज वेल एज मेरा क्या मतलब मानना है। बट जो रैशनल इंटेलिजेंस है वो rational intelligence focuses on the rational, that is objective analysis of facts and figure। okay, now हमको बात करनी है एग्जाम्पल्स के साथ कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है ना, रैशनल इंटेलिजेंस क्या है और कैसे इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप करता है एम्पैथी एंड वैल्यू। तो इस प्रकार से भी हम इंटेलिजेंस है ना, मतलब इंट्रोड्यूस इस प्रकार से भी कर सकते हैं, या फिर हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि जो इमोशनल इंटेलिजेंस है ना, रैशनल इंटेलिजेंस से क्या है, तो डिफरेंट एस्पेक्ट है ह्यूमन इंटेलिजेंस के। बिकॉज हम तो बताएंगे इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है वो उसके बारे में, बट इस इंट्रोडक्शन में ऐसे लिखने से ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, उससे बेहतर तो हम ये लिखें इंट्रोडक्शन में कि जो इमोशनल एंड रैशनल इंटेलिजेंस हैं इमोशनल इंटेलिजेंस एंड रैशनल इंटेलिजेंस आर two different aspects of human intelligence that contribute to overall cognitive and social फंक्शनिंग। पहले जो इमोशनल इंटेलिजेंस है इसकी बात करते हैं, है ना, इट डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड, है ना, इसका जो मतलब जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ वंस टू अंडरस्टैंड द इमोशंस ऑफ अदर एज वेल एज पीपल। The ability to understand one's own emotion as well as other people's emotion। एंड ये जो है ये दो डायमेंशंस के थ्रू एनालाइज किया जाता है, दैट इज इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस एंड इंटरपर्सनल, मतलब इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस एंड इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। इसके अंदर दो डायमेंशंस हैं भाई, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस एंड इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस ना। इंटरपर्सनल के अंदर हम मतलब क्या आता है भाई, हमारे पास दूसरे के मूड क्या है, दूसरे का डिज़ायर क्या है, उसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। और जो इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस है उसमें हमारे पास सेल्फ अवेयरनेस, सोशल अवेयरनेस, ये सब चीज़ें आती है ना। अगर एग्जाम्पल की बात करें इमोशनल इंटेलिजेंस का, तो एक सिविल सर्वेंट इन्वॉल्व्ड इन collaboration and who is
open to feedback, will be a better problem solver। ऐसा कौन बोलता है? इमोशनल इंटेलिजेंस, है ना। और रैशनल इंटेलिजेंस क्या बोलता है भाई? व्हाट इज रैशनल इंटेलिजेंस? रैशनल इंटेलिजेंस मतलब खुद की कॉग्निटिव एबिलिटी पे बताता है, मतलब इट ऑफन रिफर्स टू अ कॉग्निटिव और इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस, है ना, मतलब खुद की बात करता है ये, है ना। इट फोकसेस ऑन rational, that is objective analysis of facts and figures, ठीक है ना। इट ऑफन इन्वॉल्व एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो जैसे कि एक ऑफिशियल है जो कि डेवलप करता है, ऐसे लिखते हैं। व्हाट इज एन एग्जाम्पल ऑफ रैशनल इंटेलिजेंस? अ प्लानिंग ऑफिशियल हु डेवलप्स द roads and drainage systems in his city, taking into account the prospective growth of the city over the following 20 years। ये प्रकार से क्या है, एग्जाम्पल होगा किसका? रैशनल इंटेलिजेंस। देखो हमसे क्वेश्चन जो पूछा है ना भाई, विथ एग्जाम्पल्स पूछे हैं, तो एग्जाम्पल्स देना जरूरी है। लास्ट में हम बात करेंगे कैसे जो इमोशनल इंटेलिजेंस है वो हेल्प करता है इन डेवलपिंग वैल्यूज एंड एम्पैथी। कैसे इमोशनल INTELL इमोशनल इंटेलिजेंस in developing values and empathy। कैसे कैसे इमोशनल इंटेलिजेंस, एम्पैथी एंड कंपैशन डेवलप कर, मतलब वैल्यूज डेवलप करते हैं बाय प्रमोटिंग, है ना। मतलब जब हम प्रमोट करेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस ट्रेनिंग को, है ना, एनकरेज करेंगे इस प्रैक्टिस को, तो सिविल सर्वेंट क्या होते हैं, दे कैन एनहांस देयर एबिलिटी टू कनेक्ट विद सिटीजन्स, है ना। बिकॉज जब सिविल सर्वेंट ज़्यादा इमोशनली इंटेलिजेंस होते हैं, व्हेन सिविल सर्वेंट्स possess high emotional intelligence, they can better understand the needs, concerns and perspective of the people they serve, okay, and this understanding allow them to approach their duties with empathy and compassion।
लास्ट में कंक्लूड करेंगे बाय मेंशनिंग दैट बोथ टाइप ऑफ इंटेलिजेंस आर वैल्यूएबल एंड कैन बी यूटिलाइज्ड टू एनहांस वेरियस एस्पेक्ट ऑफ पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ इंक्लूडिंग पब्लिक लाइफ। तो यहाँ पे कंक्लूड करेंगे बाय मेंशनिंग दैट दस बोथ टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, मतलब जो इमोशनल इंटेलिजेंस है वो भी, रैशनल इंटेलिजेंस है वो भी, आर वैल्यूएबल and can be utilized to enhance various aspect of personal and professional life। क्वेश्चन क्या था भाई, क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन इमोशनल इंटेलिजेंस एंड रैशनल इंटेलिजेंस विद सुटेबल एग्जांपल्स। कैन इमोशनल इंटेलिजेंस बी यूज टू डेवलप वैल्यूज ऑफ एम्पैथी एंड कंपैशन अमंग सिविल सर्वेंट्स। हाँ, हमने बात की कैसे उसने डेवलप किया है। तो ये पार्ट 2 था भाई, जहाँ पे हमने 5 क्वेश्चन देखे। नेक्स्ट 2 पार्ट में हम कवर करेंगे केस स्टडीज एंड कुछ कोटेशन बेस्ड क्वेश्चन।